Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 7 in computer science subject. And the chapter name is Adobe Flash CS6. First remaining concept is coloring tools. Coloring tools are used to fill the objects with different colors. Various coloring tools are explained below. प्यारे बच्चों, फ्लैश प्रोग्राम के अंतर्गत कलरिंग टूल्स के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रंगों का चयन करके अपनी आकृति में रंगों को भरने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। इस टूल के अंतर्गत आने वाले सहायक टूल हैं ब्रश टूल, डेको टूल, बोन टूल, पेंट बकेट टूल, इंक बॉटल टूल, इरेजर टूल। ब्रश टूल. Brush tool is used to paint any shape with a color of your choice in the same way you brush on a canvas. प्यारे बच्चों, ब्रश टूल के माध्यम से हम अपने आकृति के अंतर्गत किसी भी कलर का चुनाव करने के बाद में हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने कैनवस के ऊपर ब्रश के माध्यम से कलर करते हैं। इसको करने के लिए हमें आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण के माध्यम से ब्रश टूल का प्रयोग करना हम सीखेंगे। सेलेक्ट द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बार। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ब्रश टूल को चयन करना है टूल बार के अंतर्गत। डू द नेसेसरी सेटिंग्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। अब हम प्रॉपर्टीज पैनल के अंतर्गत इस ब्रश टूल के लिए हम कुछ आवश्यक सेटिंग्स को बनाएंगे। नाउ मूव द पॉइंटर ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ शेप्स। अब प्रॉपर्टीज पैनल के अंतर्गत सेटिंग्स करने के बाद हमें अपने माउस के पॉइंटर को स्टेज के ऊपर लेकर के जाना है और वहाँ हमें अपने आकृति को बनाना है। ऑब्जर्व दैट द शेप्स विल गेट स्मूथ ऑटोमेटिकली। अब हम देखेंगे कि हमारे माउस पॉइंटर से बनाए गए शेप्स को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। डेको टूल. डेको टूल इज यूज्ड टू डेकोरेट योर स्टेज बाय अप्लाइंग द ड्राइंग इफेक्ट्स एंड एनिमेशन ऑन इट और ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। डेको टूल को हम प्रयोग में लाते हैं अपने स्टेज के ऊपर। हमारी जो ड्राइंग बनी हुई है उस ड्राइंग को हम लोग डेकोरेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी हमारे स्टेज एरिया के ऊपर जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के ऊपर हम लोग स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उसमें कुछ एनिमेशन को डालेंगे। एनिमेशन के साथ साथ में जब हम लोग अपनी आकृति यानी ऑब्जेक्ट्स के अंदर इफ़ेक्ट्स को डालते हैं तब हम अपने आकृति के अंदर कुछ सेलेक्टेड भाग के ऊपर ही इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़िया तरीके से बन सके। इसके लिए हमें आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसे करेंगे। सेलेक्ट द डेको टूल फ्रॉम द टूल बार। इसके लिए हमें डेको टूल को चुनना है जो कि हमें टूल बार के अंदर मिलेगा। इन प्रॉपर्टीज पैनल सेलेक्ट द ड्राइंग इफेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट एनी इफेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्री ब्रश। अब हम प्रॉपर्टीज पैनल के अंतर्गत ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे। यानी ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए हमें इफ़ेक्ट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में हमें किसी इफ़ेक्ट्स को जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें लगाना है उसे हमें चुन करके उसे अप्लाई करना है, जैसे कि ट्री ब्रश। नाउ गो टू एडवांस्ड ऑप्शंस एंड डू द एडवांस सेटिंग ऑन ट्री ब्रश।
अब हमें एडवांस ऑप्शंस के ऊपर जाना है, जहाँ से हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए एडवांस सेटिंग्स को अप्लाई करना है, जो कि हमने ट्री ब्रश के माध्यम से लिया है। लाइक व्हाट टाइप ऑफ ट्री यू वांट, यानी हमें किस प्रकार का एक पेड़ अपने ड्राइंग के साथ में चाहिए, अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ में चाहिए। से साइप्रस ट्री, जैसे हम लोगों ने साइप्रस ट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। नाउ ड्रैग द इफेक्ट्स बाय मूविंग द माउस पॉइंटर ऑन द पोजिशन वेर यू वॉन्ट टू अप्लाई द इफेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द इफेक्ट। अब हमें माउस पॉइंटर को अपने स्टेज एरिया के ऊपर उस जगह लेकर के जाना है जहाँ पे हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स को लगाना है। वहाँ हमें माउस को से क्लिक करना है और ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टूल। Bone tool is a very interesting tool in Flash CS6 which is used to insert virtual bonds in the symbols, and you can move these bonds as you want. In this way you can link symbols together in a fast and easy way. प्यारे बच्चों, Bone tool Flash CS6 का सबसे मज़ेदार टूल है, जिसका प्रयोग हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग करने के लिए, साथ ही साथ हम अपने द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स को मूव कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने सिंबल्स को एक सिंबल से दूसरे सिंबल्स में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा ये जो सिंबल्स है ये बहुत जल्दी से कार्य करें। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब हम जानेंगे कि बॉन्ड टूल का प्रयोग कैसे किया जाता है। ड्रॉ एनीथिंग ऑन ए स्टेज एज शोन इन द फिगर। आप अपने स्टेज एरिया के ऊपर कोई भी एक ड्राइंग को क्रिएट कीजिए, यानी कोई भी आप एक फिगर बना लीजिए, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में एक डायग्राम बनाया गया है। नाउ क्लिक ऑन द बॉन्ड टूल फ्रॉम द टूल बार। अब आपको बॉन्ड टूल को माउस से क्लिक करके सेलेक्ट करना है, जो कि आपको मिलेगा टूल बार के अंतर्गत। नाउ क्लिक ऑन द सिंबल्स टू क्रिएट ए वर्चुअल बॉन्ड टू कनेक्ट देम। अब आपको माउस पॉइंटर से सिंबल्स के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आप वर्चुअल बॉन्ड को बना सकें अपने ऑब्जेक्ट्स से लिंक करने के लिए। नाउ गो टू टाइमलाइन एंड सेलेक्ट द आर्मेचर। अब आपको टाइमलाइन के अंदर जाना है और सेलेक्ट करना है आर्मेचर, एज दिस लेयर इज यूज टू एनिमेट द बॉन्ड्स, जिसके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंतर्गत एनिमेट को बॉन्ड्स के माध्यम से बनाया जा सके। टू एनिमेट यूजिंग द आर्मेचर लेयर, आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आर्मेचर लेयर को यूज़ करना है। क्लिक ऑन एनी अदर फ्रेम। अब आपको किसी अन्य फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है माउस की सहायता से, एंड मूव द बोन्स। अब आपको जो आकृति के जो बोन्स हैं उनको हिलाना है, मूव करवाना है। द फ्रेम्स इन बिटवीन विल बी ऑटोमेटिकली एनिमेटेड। अब आपका जो फ्रेम है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली एनिमेटेड हो जाएगा। नाउ टू टेस्ट द मूव। अब आपको उस मूव को जांचना है। गो टू कंट्रोल मेनू। आपको कंट्रोल मेन्यू पे जाना है। क्लिक ऑन टेस्ट मूवी टेस्ट। अब आपको क्लिक करना है टेस्ट मूवी के अंतर्गत, और अब आपको टेस्ट को सेलेक्ट करना है। सी व्हाट एनिमेशन यू हैव क्रिएटेड। अब आप देखेंगे कि आपने क्या एनिमेशन बनाया है। पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल इज फिल्ड विथ सेलेक्टेड कलर एंड फिल the color in the enclosed object through a single click. It can also be used to fill the areas having gaps. प्यारे बच्चों, पेंट बकेट टूल के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी भी कलर को, जिस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट्स में उस कलर का भराव करेंगे। इसके लिए हमें माउस से
सर्वप्रथम पेंट बकेट टूल में से कलर का चुनाव करना होता है और चुनाव करने के बाद में हम उस पे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे हम अपने कलर को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए एग्जाम्पल्स को समझना है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्टेज एंड सेलेक्ट इट। सर्वप्रथम हमें स्टेज के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करना होगा, उसके बाद में हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। टू कलर द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पेंट बकेट टूल फ्रॉम द टूल बार। अब हमें जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर को लगाना है उस ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पेंट बकेट टूल। अब हमें पेंट बकेट टूल का चुनाव करना है जो कि हमें टूल बार के अंतर्गत मिलेगा। मैं इसे पुनः दोहराना चाहूँगा बच्चों। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करना है, यानी हमें सर्वप्रथम एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में हमें उसे सेलेक्ट करना है। या तो आप पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए या किसी बने हुए ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको करना ऐसे ही है कि आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है या पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट को आप ओपन कर लीजिए, तत्पश्चात आप उसे सेलेक्ट कीजिए। अब आप कलर करने के लिए सेलेक्ट पेंट बकेट टूल का चुनाव करेंगे टूल बार के अंतर्गत। क्लिक ऑन फिल कलर बटन। अब आपको माउस पॉइंटर से फिल कलर बटन को अप्लाई करना है। एक कलर पैलेट ओपन्स। अब आपके सामने कलर पैलेट नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेलेक्ट द कलर। आपको उसके अंतर्गत रंग का चुनाव करना है एंड ऑब्जेक्ट विल बी फील्ड अप विद द सेलेक्टेड कलर। अब आपके द्वारा चुने गए कलर से आप अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कलर को कर सकते हैं। टू क्लोज द गैप इन द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द गैप साइज मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द गैप ऑप्शन। अब आप क्लोज गैप को, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसका चुनाव करने के बाद में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द गैप साइज। आपको ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है गैप साइज के लिए, जो कि गैप साइज मॉडिफायर के अंतर्गत है एंड सेलेक्ट द गैप ऑप्शन। अब आपको उस गैप ऑप्शंस को चूज करना है। आई ड्रॉपर टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू सैंपल कलर फ्रॉम एन इमेज एंड यूज इट इन अनदर एलिमेंट। प्यारे बच्चों, आई ड्रॉपर टूल का प्रयोग हम सैंपल कलर को बनाने के लिए, किसी इमेज के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि हम किसी दूसरे एलिमेंट पे भी इसका प्रयोग कर सकें। सेलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल फ्रॉम द टूल बार। इसके लिए हमें सर्वप्रथम आई ड्रॉपर टूल का चुनाव करना है जो कि टूल बार के अंतर्गत स्थित होती है। When you move the pointer on the stage, जब आप अपने माउस पॉइंटर को स्टेज एरिया के ऊपर लेके जाते हैं, द पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप टू ड्रॉपर शेप। अब आपका के जो पॉइंटर हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं एक आकृति के अंतर्गत, जो कि ड्रॉपर शेप में मिलती है। क्लिक ऑन द क्लिक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब आपको माउस पॉइंटर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इमेज विच यू वांट टू सैंपल, जिसके लिए आपको सैंपल बनाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। द पॉइंटर शेप चेंजेस टू पेंट बकेट शेप। अब आपका जो पॉइंटर है वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी आपका जो पॉइंटर शेप है वो परिवर्तित हो जाएगा पेंट बकेट शेप के अंतर्गत। नाउ क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है विच यू वांट टू फिल विद द सैंपल कलर। जब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर आपको फिल करना है सैंपल कलर के लिए। इरेजर टूल। प्यारे बच्चों, इरेजर टूल को हम लोग डिलीट टूल भी बोल सकते हैं। दिस टूल वर्क्स सेम एज योर इरेजर, दैट मीन्स टू इरेज द अनवांटेड लाइन्स और फिल इन अन ऑब्जेक्ट। इरेजर टूल या डिलीट टूल के माध्यम से हम अपने स्टेज एरिया के ऊपर किसी रेखाओं को या हम किसी ऑब्जेक्ट्स के किसी भाग को मिटाने के लिए
साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लिक ऑन द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बार। इसके लिए हमें इरेजर टूल का चुनाव करना होता है जो कि टूल बार के अंदर स्थित होता है। नाउ क्लिक ऑन द इरेजर मोड मॉडिफायर। अब हमें इरेजर मोड मॉडिफायर के ऊपर माउस से क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द इरेजर। अब हमें इरेजर का चुनाव करना है। यू कैन ऑल्सो चेंज द इरेजर शेप बाय सेलेक्टिंग एनी शेप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ इरेजर शेप मॉडिफायर। अब हम अपने इरेजर की आकृति को भी सेलेक्ट करके उसका चुनाव कर सकते हैं, जो कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत इरेजर शेप मॉडिफायर के अंतर्गत मिलता है। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन ए शेप टू इरेज इट। अब हमें माउस पॉइंटर से क्लिक करके माउस पॉइंटर को ड्रैग करके एक आकृति के ऊपर हम उसे मिटा सकते हैं। फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। फ्रेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लैश फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस। बच्चों, फ्लैश के अंतर्गत फ्रेम्स का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम के अंतर्गत एनिमेशंस को बनाते हैं। फ्रेम्स आर यूज्ड इन एडोब फ्लैश टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। फ्रेम्स के माध्यम से हम एडोब फ्लैश प्रोग्राम के अंतर्गत अपने द्वारा बनाए गए कंटेंट्स को कंट्रोल करते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधनों से। इट इज़ ए वेरी शॉट दैट अपीयर्स इन ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। ये बहुत ही एक छोटा शॉट है जिसको हम अलग अलग प्रकार के संसाधनों से अपने इमेज या अपनी आकृति के ऊपर एक के बाद एक सीक्वेंस में इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेम्स आर प्लेस्ड इन द टाइमलाइन इन द ऑर्डर यू वांट द ऑब्जेक्ट्स इन द फ्रेम्स टू अपीयर इन द फाइनल एनिमेशन और मूवी। फ्रेम्स को हम लोग अपने स्थान पे लाने के लिए टाइमलाइन के अंदर इसका एक निश्चित क्रम के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग जब इसका प्रयोग करते हैं, तब हम अपने एनिमेशन को अंतिम दौर में लाने के लिए या एक मूवी के अंतर्गत एनिमेशंस को लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ए की फ्रेम कैन बी प्लेस्ड इन द टाइमलाइन टू मेक सम चेंजेस इन एन एनिमेशन। की फ्रेम जो होता है वो हम अपने टाइमलाइन के अंतर्गत कुछ आंशिक परिवर्तन अपने एनिमेशन के अंतर्गत लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। These changes can be in the sequence of events appear in the animation। हम अपने एनिमेशन में किए गए आंशिक परिवर्तन को एक के बाद एक इवेंट्स में लाने के लिए, अपने एनिमेशन में लाने के लिए, और चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स इन एन एनिमेशन लाइक इट्स कलर, पोजीशन एंड शेप एसेट्रा। साथ ही साथ हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो एनिमेशन हमने लगाए हैं, जैसे रंग, उसकी स्थिति और उसके आकार इत्यादि। सो ए की फ्रेम इज ए फ्रेम इन विच सम एडिटिंग इज डन। यानी एक की फ्रेम हमारे सामने वो सुविधा है या वो फ्रेम है जिसके माध्यम से हम उसके अंदर एडिटिंग यानी काट छाट भी बना सकते हैं। लेयर्स। ए लेयर इज ए ट्रांसपेरेंट शीट कंटेन्स ए ड्राइंग और ऑब्जेक्ट। लेयर हमारे एडोब फ्लैश प्रोग्राम के अंतर्गत एक शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ड्राइंग या अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को सम्मिलित करते हैं। मल्टीपल लेयर्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। एक से ज़्यादा लेयर्स हम लोग अपने स्टेज एरिया के अंतर्गत बिल्कुल उसके ऊपरी भाग में इसको देखते हैं। ईच कंटेनिंग ए ड्राइंग दे कैन क्रिएट एन एंटायर सीन। हम लोग अपने स्टेज एरिया के अंतर्गत बनाई गई ड्राइंग्स के अंतर्गत इनको रखते हैं, ताकि हम अपने जो बनाए गए ड्राइंग के लिए जो पूरा जो सीन है उसको हम लोग बना सकें। ओनली वन लेयर कैन बी एक्टिव एट ए
टाइम। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर एक ही समय पर एक्टिव होती है। When you do changes in one layer, जब आप एक लेयर के अंतर्गत कुछ परिवर्तन करते हैं, it does not affect the other layers। ये जब आप एक लेयर्स को चुनते हैं तब बाकी दूसरी लेयर्स पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको इसके अंतर्गत समझना होगा। एनिमेटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेटिंग करना सीखेंगे, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों से हम इसे समझेंगे, या दिए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पे हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेटिंग करना सीखेंगे। क्लिक ऑन द की फ्रेम डॉट इन लेयर 1। इसके लिए हमें माउस पॉइंटर से क्लिक करना होगा की फ्रेम डॉट के ऊपर, जो कि लेयर 1 के अंतर्गत उपस्थित होती है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट से सर्कल ऑन ए स्टेज। अब हमें अपने स्टेज एरिया के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक सर्कल गोल आकृति का चुनाव किया गया है। नाउ सेलेक्ट द सेकंड फ्रेम इन द टाइमलाइन। अब हमें सेकंड फ्रेम का चुनाव करना है जो कि टाइमलाइन के अंतर्गत उपस्थित होती है। गो टू इंसर्ट। अब हमें इंसर्ट के अंदर जाना है। सेलेक्ट द टाइमलाइन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमें टाइमलाइन ऑप्शंस का चुनाव करना होगा, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत हमें दिखाई देगी। सेलेक्ट द की फ्रेम ऑप्शन। अब हमें की फ्रेम ऑप्शंस का चुनाव करना है। ए की फ्रेम विल बी इंसर्टेड इन फ्रेम 2 अलोंग विथ द डुप्लीकेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम की फ्रेम ऑप्शंस का चुनाव करते हैं, की फ्रेम जो होता है वो हमारे फ्रेम 2 के साथ हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसकी डुप्लीकेट भाग के साथ लग जाता है। नाउ मेक द स्लाइट चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट लाइक चेंज इट्स पोजिशन टू डाउन एंड चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें कुछ आंशिक परिवर्तन अपने ऑब्जेक्ट यानी हमारे आकृति के लिए करना है। जैसे हमें उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति को बदलना हो, जैसे टू डाउन एंड चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति को हमने बदल दिया है। साथ ही साथ हमने उस ऑब्जेक्ट यानी उस आकृति के लिए हमने कुछ रंग का भी चुनाव करके बदल दिया है। क्लिक ऑन द थर्ड फ्रेम एंड गो टू इंसर्ट। अब हमें थर्ड फ्रेम का चुनाव करना है और हमें जाना है इंसर्ट के ऊपर एंड गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमें चुनाव करना है टाइमलाइन। गो टू इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम टू इंसर्ट द अनदर की फ्रेम इन फ्रेम 3। हमें इंसर्ट के अंदर जाना है, इंसर्ट के अंतर्गत टाइमलाइन, और टाइमलाइन के अंतर्गत हमें की फ्रेम जो कि हमें इंसर्ट द अनदर की फ्रेम इन फ्रेम 3 के अंतर्गत मिलता है। मैं इसे पुनः दोहराना चाहूँगा। हमें क्लिक करना है थर्ड फ्रेम के ऊपर। क्लिक जैसे ही हम लोग थर्ड फ्रेम के ऊपर करेंगे, गो टू इंसर्ट, हमें इंसर्ट के ऊपर जाना है। इंसर्ट के अंतर्गत हमें टाइमलाइन का चुनाव करना है। टाइमलाइन का चुनाव करने के बाद में की फ्रेम टू इंसर्ट द अनदर की फ्रेम इन फ्रेम 3। हम की फ्रेम को इंसर्ट के माध्यम से की फ्रेम को ही एक अलग फ्रेम यानी तीसरे फ्रेम के अंतर्गत हम उसे चुनते हैं। डू सम चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट लाइक चेंजिंग इट्स पोजीशन टू स्लाइटली डाउन एंड चेंज इट्स कलर। अब हम अपने ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो आकृति है उसके अंतर्गत हम कुछ आंशिक परिवर्तन करेंगे, जैसे उसकी स्थिति। साथ ही साथ हम लोग उसके रंग को भी इसके अंतर्गत परिवर्तित करेंगे। ऑब्जेक्ट्स यानी हमारा जो आकृति है यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर थोड़ा सा डाउन करते हैं, नीचे की ओर लाते हैं, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, साथ ही साथ हम उसके कलर में यानी उसके रंग में भी परिवर्तन कर लेते हैं, तब बच्चों रिपीट दिस स्टेप्स टू इंसर्ट मोर की फ्रेम्स टू क्रिएट द एनिमेशन। हमें पुनः इस
स्टेप्स को सेट मोर की फ्रेम्स टू क्रिएट द एनिमेशंस के लिए दोहराना है। मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि हमें इस स्टेप्स को दोबारा से दोहराना है। जैसे कि इसमें बताया गया है टू इंसर्ट मोर की फ्रेम्स, ताकि हम और ज़्यादा अपने आकृति के ऊपर की फ्रेम्स का चुनाव कर सकें। चुनाव करने का मतलब यहाँ ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और ज़्यादा की फ्रेम्स को लगा सकें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हम एनिमेशंस को बना सकें। आफ्टर दिस, जब आप ये काम कर लेते हैं, यू कैन प्रीव्यू योर एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल मेनू। अब आप जब ये पॉइंट नंबर 8 या 9 को कर लेते हैं सक्सेसफुली, तब आप अपने एनिमेशंस का प्रीव्यू देखने के लिए आप कंट्रोल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में टेस्ट मूवी, और टेस्ट मूवी के बाद में आपको टेस्ट करना है। मैं पुनः दोहराऊंगा, कंट्रोल मेन्यू का चुनाव करना है एनिमेशंस का प्रीव्यू देखने के लिए। कंट्रोल मेन्यू के बाद में आपको चुनना है टेस्ट मूवी, और टेस्ट मूवी के अंतर्गत आपको टेस्ट करना है। ए विंडो ओपन्स शोइंग द एनिमेशन यू हैव क्रिएटेड। अब आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसके अंतर्गत आप अपने एनिमेशंस को देख सकते हैं जिसको आपने बनाया था।